अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन ख़ान, लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हम आपको बताएंगे कैंसर जैसे मर्ज़ के बारे में और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे ज़ेवर बाज़ार की तरफ। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। ख़वातीन में दो कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन ब्रेस्ट कैंसर होता है और उसके बाद सर्वाइकल कैंसर होता है, जो कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। हिंदी में उसको हम लोग ग्रीवा कहते हैं, ग्रीवा का कैंसर होता है। ये दो तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक बात आमतौर पे देखी जाती है कि ख़वातीन जब कभी ज़ेवरात की शॉपिंग करने जाती हैं तो उस वक्त उनके लिए ये तय करना ज़रा मुश्किल हो जाता है कि कौन से ज़ेवरात उन्हें ख़रीदना चाहिए और कौन से नहीं। ख़वातीन की इसी कश्मकश को दूर करने के लिए आज हम कुछ ऐसे ही अमेरिकन डायमंड से बने हुए खूबसूरत ईयररिंग का कलेक्शन लेकर आए हैं जो यकीनन उन्हें बेहद पसंद आएगा। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हेल्थ एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे हेल्थ एक्सपर्ट रेडियोथेरेपिस्ट, जिनका नाम है डॉक्टर नसीम जमाल। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं इनका। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं आपके मौजूद नाजरीन को अदाब करता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मौके पर मुझे बुलाया और मैं अपनी बात आपके नाजरीन के साथ शेयर कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कैंसर एक कैसी बीमारी होती है, ये है क्या, ये आप हमारी नाजरीन को बताइए। कैंसर दरअसल सेल्स का जो प्रोलिफरेशन होता है, इंसानी जिस्म जो है उसकी साख्त ऐसी है कि बहुत सारे टिश्यूज़ और सेल्स से मिलकर बना है। तो सेलुलर प्रोलिफरेशन यानी कि सेल बढ़ते रहते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में, एक डेफिनेट सीक्वेंस में बढ़ते रहते हैं और जो पुराने सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, वो रिप्लेस होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो सेल्स जो कि डेड हो चुके हैं या ख़राब हो चुके हैं या बेकार हो चुके हैं, जब वो पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाते हैं तो फर्दर प्रोलिफरेशन यानी कि मज़ीद जो सेल की ग्रोथ होती है वो बंद हो जाती है। ऐसा तो नॉर्मल कोर्स में होता है, जैसे एक ज़ख्म होता है कहीं पर, अब वो ज़ख्म जो है वो धीरे धीरे भर जाता है। लेकिन जब वो ज़ख्म भर जाता है तो फिर मज़ीद उसके अंदर कोई गांठ नहीं पड़ती, वो ज़ख्म ही भरता है। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि वो सेल्स जिनको कि उनका प्रोलिफरेशन बंद हो जाना चाहिए, जिनकी ग्रोथ बंद हो जानी चाहिए, लेकिन वो बंद नहीं होती है और वो ग्रो करते चले जाते हैं। उनकी ग्रोथ जो होती है बड़ी रेगुलर होती है, बहुत इनहोमोजीनियस होती है और किसी सिस्टमेटिक सिस्टम के हिसाब से नहीं होती। तो वो एक इरेगुलर ग्रोथ बन जाती है, जिसे रसौली या गांठ कहते हैं। तो वो जिस्म के किसी भी हिस्से में भी हो सकती है। सर, जो कैंसर है ये क्या एज टू एज वारी करता है? कोई स्पेसिफिक एज होती है इसकी? नहीं, स्पेसिफिक एज तो नहीं है। कैंसर तकरीबन सभी एजेस में होता है, यानी कि नौज़ायदा बच्चों से लेके और बुज़ुर्गों 90 साल के बुज़ुर्ग तक सभी को हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कैंसर जिस्म के किस हिस्से को इन्वॉल्व करेगा, किस हिस्से में कैंसर होगा, वो हिस्सा बदलता रहता है। मिसाल के तौर पर जैसे एक नौज़ायदा बच्चा है तो नौज़ायदे बच्चों में भी रेटिनोब्लास्टोमा होता है, यानी कि आँख का ट्यूमर होता है। उसमें एडिनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है जिसको न्यूरोब्लास्टोमा कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं या कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो कि नौज़ायदा बच्चों में भी होते हैं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 10 साल 11 साल का जो एडोलेसेंट्स होते हैं, उनमें भी कैंसर्स होते हैं, जैसे कि वेम्स ट्यूमर हो जाता है, किडनी का एक ट्यूमर होता है, एक तरीके का रैब्डोमायोसार्कोमास हो जाते हैं। तो कुछ तरीके के ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि उस एज ग्रुप में होते हैं, जो कि 10 से 15 साल या 20 साल का होता है। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो बच्चे 20 साल से और लेके और 40 साल का जो एज ग्रुप है उसमें ज़्यादा कॉमन है। और फिर उसके बाद 40 साल के बाद बहुत सारे ज़्यादातर कैंसर जो होते हैं वो 40 साल की उम्र से लेके 60-65 तक होते हैं। और उसके बाद फिर कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि लेट बुज़ुर्गों में होते हैं, 70 साल 80 साल होते हैं। लेकिन एक चीज़ ये देखी गई है कि पहले, आज से 15-20 बरस पहले या और पहले अगर देखा जाए तो कैंसर ज़्यादातर बुज़ुर्गों में ही होता था। 40-50 साल की उम्र के बाद होता था।
लेकिन हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि ये जो एज ग्रुप है वो शिफ्ट हो रहा है, यानी कि अब जो है वो 20, 25, 30 बरस के बच्चों में भी या लोगों में भी कैंसर दिख रहा है और खूब दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कैंसर की जो एपिडेमियोलॉजी है उसमें भी फ़र्क आया है और अब कैंसर उस एज ग्रुप में भी हो रहा है जिस एज ग्रुप में पहले नहीं होता। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि उम्र अलग अलग होती है, आजकल जल्दी भी हो जाता है कैंसर, कोई और भी ऐसे कोई फैक्टर्स हैं जो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? हाँ, और भी चीज़ें हैं जिसके जो कैंसर के होने में उनका रोल है, जैसे कि एक यूँ कहिए कि एथनिसिटी होती है, यानी कि काले लोगों में कुछ कैंसर ज़्यादा होते हैं, गोरे लोगों में कुछ कैंसर ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे गोरे लोग जो हैं वो सन बास्किंग करते हैं या सन टैनिंग करते हैं, जिसमें वो धूप में बहुत देर लेटे रहते हैं, क्योंकि वो गोरे होते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा उनका रंग कम हो जाए, तो उनमें स्किन के कैंसर ज़्यादा कॉमन है। कुछ जैपनीज़ हैं, जैसे जैपनीज़ में स्टमक का कैंसर ज़्यादा कॉमन है। ऐसा नहीं कि अमेरिकन को नहीं होता, लेकिन ये कि जैपनीज़ में ज़्यादा कॉमन है। कुछ कैंसर्स ऐसे ही एथनिसिटी है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर्स हैं जो कि यहूदियों में और मुस्लिम फैमिलीज़ में, मुस्लिम लेडीज़ में कंपैरेटिवली कम है, जबकि गैर मुस्लिम ख़वातीन में उनकी इंसिडेंस कंपैरेटिवली अगर देखें तो थोड़ी ज़्यादा है। तो एथनिसिटी का भी फ़र्क पड़ता है, जेंडर का भी बहुत फ़र्क होता है, यानी कि कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो कि मर्दों में ज़्यादा होते हैं और कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो ख़वातीन में ज़्यादा। डॉक्टर साहब, हमारी बातचीत यूँ ही जारी रहेगी, तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूं, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको और भी बहुत सारी अहम जानकारियाँ देंगे, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज के बारे में, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अब हम बात करें अगर ख़वातीन को मद्देनज़र रखते हुए, तो किस तरह की बीमारी, कैसी कैंसर प्रॉब्लम्स ख़वातीन में देखने को मिलती है, ये आप हमें बताइए। देखिए, ख़वातीन में 2 कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन ब्रेस्ट कैंसर होता है और उसके बाद सर्वाइकल कैंसर होता है, जो कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। हिंदी में उसको हम लोग ग्रीवा कहते हैं, ग्रीवा का कैंसर होता है। ये 2 तो बहुत ज़्यादा कॉमन है और इनफैक्ट ख़वातीन में क्या, अगर आप एवरेज निकालें ख़वातीन और मर्दों को मिला के, तब भी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस ऑल ओवर दी वर्ल्ड तकरीबन 14% है और सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की इंसिडेंस तकरीबन 12% है। तो ख़वातीन में ये जो कैंसर्स हैं, ये मर्दों को मिलाने के बाद भी इसकी इंसिडेंस सबसे ज़्यादा है जी। और अगर सिर्फ ख़वातीन में ही देखा जाए तो तकरीबन 26% कैंसर जो हैं ख़वातीन में वो ब्रेस्ट के होते हैं जी। और इसके अलावा तकरीबन 22-23% जो होते हैं वो इसके बच्चेदानी के मुंह के कैंसर्स होते हैं। इसके अलावा ख़वातीन में आजकल जिस तरीके से स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग बढ़ रही है, उस पर लिप एंड ओरल कैविटी के कैंसर्स भी ख़वातीन में बढ़ रहे हैं। इसके अलावा उनमें कोलोरेक्टल कैंसर्स भी होते हैं, यानी कि बड़ी आंत के और रेक्टम के कैंसर्स, और ओवेरियन कैंसर्स भी ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है। तो तकरीबन ये 5 कैंसर्स हैं जिनकी इंसिडेंस जो है वो ख़वातीन में ज़्यादा है दूसरे कैंसर्स के मुकाबले जी। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया कि माकूल इलाज नहीं मिल पाता है, इससे मरीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहली बात इलाज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसमें सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस जी। यानी कि हम लोग ये कहते हैं कि 1/3 कैंसर्स ऐसे हैं जो प्रिवेंट किए जा सकते हैं जी। 1/3 कैंसर्स ऐसे हैं जो कि अगर अर्ली स्टेज में आ जाएं तो उनका सद्देबाब किया जा सकता है, उनका इलाज कामयाबी के साथ किया जा सकता है, और 1/3 ऐसे हैं जिसमें कि हो सकता है ये मुमकिन ना हो कि आप कैंसर को पूरी तरीके से उसका इलाज कर दें, लेकिन एक बड़ी राहत पेशेंट को दी जा सकती है जी। तो इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे स्कीम में
सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ख़वातीन ज़्यादातर अपनी झिझक और शर्म की वजह से ब्रेस्ट के कैंसर्स में या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर्स में जो सिम्टम्स होते हैं उसको इग्नोर करती हैं, उसको नज़रअंदाज करती हैं और अपने घर वालों को बताती नहीं हैं, डॉक्टर्स के पास जाती नहीं हैं। कुछ लोगों में ये भी है कि अगर कैंसर है तो ये छूत की बीमारी है, एक से दूसरे को फैल सकता है और सोसाइटी में या समाज में उनके अपने घर वाले उनको उनसे दूरी अपना सकते हैं, दूरी बना सकते हैं, वो सोसाइटी में ऑस्ट्रेसाइज हो सकती हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें उनके जहनों में होती हैं और अपने बच्चों को बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं ये जो अक्सर जो है वो 40-50 साल की एज में होते हैं, तो वो अपने बच्चों को सामने भी नहीं बताती हैं, अपने शौहर को, अपने घर वालों को नहीं बताती। नतीजा ये होता है कि जब हालात उनके काबू से बाहर हो जाते हैं और वो दर्द में तड़पने लगती हैं, तब मजबूरी में वो बताती हैं और बाय दैट टाइम ये काफ़ी देर हो चुकी होती। तो दरअसल जो सबसे बड़ा मसला है वो जो हम लोगों की परवरिश हुई है, जिस तरीके से हम लोगों की परवरिश हुई है, उसमें ख़वातीन के लिए ये बड़ी शर्म और झिझक का मकाम है कि वो अपनी इन सिम्टम्स को बताएं जो कि वो बताने में उनको लिहाज होता है। तो इसलिए उनको उनका प्रेजेंटेशन देर से होता है, देर से आती हैं और देर से आने की वजह से तब तक उनका कैंसर काफ़ी फैल चुका होता है और उसका कामयाबी के साथ इलाज करना अक्सर हालात में मुमकिन नहीं होता। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि आज के जदीद साइंटिफिक दौर में इसका इलाज मुमकिन है, तो इसका इलाज किस तरह किया जाता है, ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, जब कोई पेशेंट हम लोगों को इस तरीके का प्रेजेंट करता है कि जिसमें ये शुबा होता है कि इसमें कैंसर हो सकता है, तो सबसे पहले तो उसकी डायग्नोसिस बनाना कि क्या ये वाकई कैंसर है या नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स तो बहुत सारे होते हैं। सिम्टम कैंसर के और गैर कैंसर के दोनों के अक्सर मिलते जुलते भी होते हैं। तो सिर्फ सिम्टम की बुनियाद पे ये कहना कि इसको कैंसर हो गया है ये मुमकिन नहीं है और ठीक भी नहीं है। तो इसलिए उसकी डायग्नोस्टिक वर्कअप करते हैं, देखते हैं कि वो कैंसर वाकई में है या नहीं है और इसके लिए उसकी बायोप्सी करी जाती है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि ये कैंसर का साइज़ कितना है, ये लोकल स्प्रेड इसका कितना, यानी कि आसपास के नॉर्मल टिश्यूज़ को कितना इसने इन्वॉल्व कर लिया है, इसका डिस्टेंट स्प्रेड कितना है, लिम्फ ग्लैंड्स के ज़रिए में ये जाके बैठ जाता है और जिसकी वजह से उसके लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं। तो इसके अलावा ब्लड के ज़रिए ये फैलता है तो जाके ये लिवर में चला जाता है, यानी कि जिगर में जाता है, फेफड़ों में जाता है, हड्डियों में जाता है और डिफरेंट और मकामात पे पहुंच जाता है। ये इंतहाई ज़रूरी है कि हमको ये पता चल जाए कि हम कैंसर की किस स्टेज से डील कर रहे हैं और उसी लिहाज से हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो उसके लिए तमाम तो चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम लोग फिर उसका एक्सरे भी कराते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड भी होता है, CT स्कैन भी होता है, MRI भी होता है, आजकल पेट स्कैन वगैरह आ गए हैं उनका भी होता है। तो उससे हम लोग ये तमाम तर चीज़ें पता कर लेते हैं कि ट्यूमर वॉल्यूम कितना है, कैंसर का साइज़ कितना है, आसपास के कौन कौन से टिश्यूज़ और किस हद तक कितनी मकदार में इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसके अलावा वो कैंसर जो है वो कहाँ कहाँ तक फैल चुका है, लिम्फ नोड्स में आ चुका है, डिफरेंट और मकामात पे पहुँच चुका है। फिर उसके बाद हमारे पास दरअसल 3 मोडालिटीज़ हैं, 3 तरीक़े हैं जिससे कैंसर का इलाज किया जाता है। उसमें सर्जरी पहला और उसके बाद रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यानी कि विकिरण या एक्सरेज, हाई एनर्जी एक्सरेज के ज़रिए, लीनियर एक्सीलेटर्स, ब्रैकीथेरेपी, उनके ज़रिए उनका इलाज करते हैं या फिर कीमोथेरेपी देते हैं। यानी कि जब कैंसर बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है और जिस्म के एक हिस्से से निकलकर वो जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच चुका होता है तो ना सर्जरी मुमकिन है, ना ही उनकी रेडियोथेरेपी मुमकिन है। तब फिर कीमोथेरेपी करते हैं। कीमोथेरेपी का असर जिस्म के तमाम हिस्सों पे होता है, इसलिए लास्ट में फिर वो कीमोथेरेपी करते हैं। कभी कभी दोनों चीज़ें मिला भी दी जाती हैं, यानी कि सर्जरी के साथ ही साथ फ़ौरन बाद जो है वो रेडियोथेरेपी कर दी जाती है या कीमोथेरेपी कर दी जाती है या रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों एक साथ करी जाती हैं। तो ये जो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस होते हैं ये पेशेंट को असेस करने के बाद, उसकी स्टेजिंग करने के बाद तय किया जाता है
कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे नाज़रीन को बताया कि कैंसर जैसी बीमारी से वो कैसे बच सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं अगर खुदा न खास्ता उन्हें परेशानी हो रही है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, आपको ये मौका दिया। तो नाज़रीन, देखा आपने, कैंसर जैसे मर्ज का भी माकूल इलाज मुमकिन है। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको दिखाएंगे जेवर बाजार, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपडेट कर सकते हैं अपने ज्वेलरी बॉक्स को। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जेवर बाजार, जिसमें हम आपको बताएंगे बहुत सारी मुख्तलिफ जेवरात के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। एक बात आमतौर पे देखी जाती है कि ख़वातीन जब कभी जेवरात की शॉपिंग करने जाती हैं तो उस वक्त उनके लिए ये तय करना ज़रा मुश्किल हो जाता है कि कौन से जेवरात उन्हें ख़रीदना चाहिए और कौन से नहीं। ख़वातीन की इसी कश्मकश को दूर करने के लिए आज हम कुछ ऐसे ही अमेरिकन डायमंड से बने हुए खूबसूरत ईयररिंग का कलेक्शन लेकर आए हैं जो यकीनन उन्हें बेहद पसंद आएगा। यूं तो हीरे के जेवरात ख़वातीन की पहली पसंद में शामिल हैं, लेकिन कीमती होने की वजह से इसका इस्तेमाल हर खातून नहीं कर सकती। अमेरिकन डायमंड ने ख़वातीन की डायमंड पहनने की इस चाहत को पूरा कर दिया है। आइए देखते हैं ये पोल की ज्वेलरी कई रंगों में मिलती है, जैसे कि ये लाल रंग और ये काला रंग, ये हरा रंग और पीला रंग। आप इसको अपनी ड्रेस के साथ मैच कर सकते हैं। जिस कलर की भी ड्रेस आपके पास है आप उसी कलर की ज्वेलरी खरीद सकते हैं। इससे आप बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल लगेंगी और आपकी सारी कपड़े और ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेट करेंगे। अमेरिकन डायमंड से तैयार किए ये ईयररिंग देखने में बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। इन अमेरिकन डायमंड को गोल्ड पॉलिश्ड मेटल में बेहद नफासत से जड़ा गया है। इनकी चमक किसी भी सूरत असल हीरे से कम नजर नहीं आती। इन ईयररिंग्स में रूबी और पन्ना जैसे कीमती पत्थरों के इस्तेमाल ने इन्हें और भी खूबसूरत बना दिया है। नाजरीन, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस ज्वेलरी में एक बहुत ही खास बात है कि इसमें मोतियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है। मोती जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं और ये हर तरह के रंगों के साथ खप जाते हैं, तो आपके कपड़े चाहे किस भी कलर के हों, गोल्डन और वाइट कलर उनके साथ अच्छे लगते ही लगते हैं। अगर आप कुछ मुख्तलिफ डिज़ाइन पहनना चाहती हैं तो स्क्वायर और कैरी शेप यकीनन आपको पसंद आएगा। मोती और रूबी से सजी इस स्क्वायर शेप की ईयररिंग्स में एक नयापन और नुमाया कशिश नजर आती है। हमने देखा है कि हमेशा रिवायती ज्वेलरी गोल तरह के शेप में ही आती है, मगर इस बार हमने कुछ नया देखा है। जैसे ये ज्वेलरी, ये चौकोर शेप में भी है जो कि बहुत ही कम नज़र आती है, लेकिन ये बहुत ही नया और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं ये कैरी शेप, और देख सकते हैं आप ये कुंदन चांद बालियाँ और मुख्तलिफ किस्म की चांद बालियाँ। अमेरिकन डायमंड से बनी इन ईयररिंग्स को शादी, ब्याह या दीगर तकरीब में पहनकर आप औरों से मुख्तलिफ और हसीन नजर आ सकती हैं। गोल्ड प्लेटेड कैरी नुमा शेप के मोती और अमेरिकन डायमंड की ईयररिंग्स भी आपको यहाँ मिल जाएगी। रॉयल ब्लू कलर की शहाना अंदाज लिए हुई खूबसूरत गोल्ड बेस की ईयररिंग भी आपको यहाँ दस्तयाब हो जाएंगी। इनमें नीले रंग के डायमंड और गोल्ड के बने छोटे छोटे मोती नुमा डिजाइन्स निहायत पुरकशिश लगते हैं। इन ईयररिंग्स में आपको डिजाइन और रंगों की बेशतर किस्म मिल जाएगी जो आपके हर तरह के रिवायती लिबास के साथ बाआसानी मैच करेंगी। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलचस्प हैं। इनके रंग, इनके कलर्स और इनकी चमक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लगेंगी आप पे। इन अमेरिकन डायमंड की एक सबसे ख़ास बात ये है कि ये बेहद किफ़ायती होते हैं।
इसलिए आप इन्हें बआसानी खरीद सकती हैं। तो ख़वातीन, इस बार अगर आप किसी तकरीब में जाने की तैयारी कर रही हैं तो इन अमेरिकन डायमंड की ईयररिंग्स को ज़रूर अपनाइए। यकीनन ये ईयररिंग्स आपको देंगी एक दिलकश और क्लासी लुक। तो नाज़रीन, देखा आपने, जो बाज़ार में रेंज दस्तयाब है वो आप भी अपना सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।